दोस्तों बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। लगातार पिछले 4-5 महीने से एक तरफा गिरावट जारी है। हर दिन नया लो बन रहा है। ऐसे में क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? गिरते बाजार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई फैसला लिया जा सकता है? इसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल की तरफ से भी बाजार को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उसके मायने क्या है समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अनुज सिंघल की तरफ से भी बाजार को लेकर कुछ बड़ी बातें कही गई है। यहाँ पे यूएस जो है वो टैरिफ लगाना चाहता है। क्या उसका नुकसान इंडिया को होगा या फिर अमेरिका को होगा, इसको लेकर भी कुछ अपडेट है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे आखिर बाज़ार में स्थिति क्या बनने वाली है और क्या ये गिरावट का कुछ बेनिफिट लिया जा सकता है या फिर ये दौर है और लंबा चलने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सरकार फ़िलहाल वेट एंड वॉच के मोड में है। फ़िलहाल किसी तरह के दखल के प्लान में सरकार नहीं है। तो इक्विटी बाजार में चल रही गिरावट को रोकने के लिए सरकार की ओर से दखल दिए जाने की मांग बढ़ रही है। और देख सकते हो कि वे जो सरकार से जो मांग की जा रही है कि कुछ उपाय किए जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें संभावित कटौती की जाए या फिर उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT है उसको कम करना है या फिर यहाँ तक कि उसे ख़त्म करने के लिए भी नए सिरे से मांग की जा रही है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार वेट एंड वॉच के मोड में है। तुरंत किसी तरह के दखल की कोई फिलहाल योजना नहीं दिख रही है। सूत्रों के अनुसार जो खबरें निकल के आ रही है कि उम्मीद है कि बाजार 6 सप्ताह या उससे भी कम वक्त में रिकवर हो जाएगा और टैक्स से जुड़े किसी भी बदलाव की घोषणा बजट में ही की जाएगी। सरकार का मानना है कि इक्विटी बाजार में गिरावट ग्लोबल जो रीज़न बन रहे हैं उसके कारण आ रही है और यह ओवर वैल्यूड मार्केट में करेक्शन है। इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट की ओर से सुझाए गए जो उपाय है वो ज़रूरी नहीं है और इन मसलों को हल करना इस समय कोई ख़ास सरकार इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांजैक्ट की गई सिक्योरिटीज़ की वैल्यू पर बनने वाला टैक्स है। सूत्रों का कहना है कि STT वैसे भी कम है। इक्विटी शेयर की खरीदी पर 0.1% का STT लगाया जाता है। बजट 2025-26 में STT के हासिल रिवेन्यू के जरिए इनकम टैक्स कलेक्शन में 14.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। केंद्र ने 2024-25 के बजट में विभिन्न ट्रेडिंग सेगमेंट में STT दरों में वृद्धि की थी और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए STT की दर 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% की गई है। वही वायदा कारोबार में इसे 0.125 से बढ़ाकर 0.02 कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस यानी LTGC टैक्स को कम करने की अपील का जिक्र करते हुए सूत्रों ने कहा है कि सरकार रिवेन्यू को नहीं छोड़ सकती, खासकर तब जब LTCG इक्विटी बाजार में गिरावट का कारण नहीं है। LTCG स्टॉक, रियल इस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि में जैसे कुछ लॉन्ग टर्म एसेट की बिक्री या फिर ट्रांसफ़र से हासिल होने वाले प्रॉफिट पे लगाया जाने वाला टैक्स है। जुलाई 2024 तक इंडेक्सन बेनिफिट की परवाह के बिना किसी एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एक समान 12.5% की टैक्स रेट लागू होती है। तो फिलहाल सरकार दखल नहीं देगी इस मामले में। सरकार अभी फ़िलहाल सिर्फ वेट करेगी और उन लग रहा है सरकार को कि बहुत जल्द यहाँ पे रिकवरी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल का क्या कहना है? तो उनका कहना है कि हालिया जो गिरावट है ये बाजार के लिए अच्छी है और बॉटम के करीब है। तो देख सकते हैं दिग्गज निवेशक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल का मानना है कि हालिया गिरावट के बाद शेयर बाजार अब अपने निचले स्तर के करीब है, लेकिन यहाँ से रिकवरी वी शेप में नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 महीनों में बाजार में जिस तरह से धीरे धीरे गिर रहा है उसी तरह से वापसी भी धीरे धीरे होगी। और उनको जो उन्होंने एक CNBC TV को जो एक इंटरव्यू दिया उसमें रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि बाज़ार में यह करेक्शन ज़रूरी था क्योंकि पिछले 4 सालों से बाज़ार में लगातार ज़बरदस्त प्रदर्शन किया गया था, बाज़ार एक तरफा दौड़ा था। उनका मानना है कि गिरावट के बाद निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग P मल्टीपल 23.24 स्तर से घटकर 20 के नीचे आ गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो 70 से 80% तक की तेज़ी देखी गई थी, अब वो 25 से 30% गिर चुके हैं।
तो लोगों के पोर्टफोलियो की वैल्यू भी उसी हिसाब से घटी है। उन्होंने कहा है कि इस सेगमेंट का ऊंचा वैल्यूएशन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जिससे हर कोई असहज हो रहा था, इसलिए यह एक हेल्दी करेक्शन है। रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि क्रेडिट फ्लो में सुधार हो रहा है, सरकारी खर्च बढ़ रहा है, चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ भी मजबूत रहने की उम्मीद है। ऐसे में निफ्टी का प्रति शेयर आय ईपीएस का आंकड़ा 1050 से बढ़कर 1150 या फिर 1200 के स्तर तक जा सकता है। 2024 में प्रमोटर ने रिकॉर्ड स्तर पर क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और ब्लॉक डील के जरिए शेयर बेचे थे, लेकिन रामदेव अग्रवाल को लगता है कि अगले 2-3 महीनों में प्रमोटर अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोटर सबसे स्मार्ट होते हैं, उन्हें अपनी कंपनी की वैल्यू सबसे अच्छे से पता होती है और जब वे खरीदारी शुरू करेंगे तो कहानी या निवेशकों के लिए ट्रैक करने लायक होगी। यानी ये जो गिरावट है इसका फ़ायदा प्रमोटर उठा सकते हैं और निवेशक के तौर पे जो खरीदारी न करे बल्कि प्रमोटर खुद अपने शेयर खरीद के अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं, जो इन्होंने पहले क्यूआईपी के माध्यम से होल्डिंग ट्रिम की थी। तो अब रामदेव अग्रवाल को लग रहा है कि बाज़ार काफ़ी करेक्ट हो चुका है और आने वाले समय में बेहतर उम्मीद की जा सकती है। एक जो अपडेट और निकल के आ रही है, अगर अमेरिका भारत पे टैरिफ लगाता तो इसका नुकसान इंडिया की बजाय यूएस को ज़्यादा होगा, ऐसी अपडेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत से फार्मास्यूटिकल के निर्यात पर टैरिफ लगाने को लेकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। हालांकि ट्रंप के इस फैसले को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात पर टैरिफ लगाने से न सिर्फ अमेरिका में दवाएँ महंगी होगी बल्कि अमेरिका में भारतीय दवाओं की कमी भी हो सकती है। भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप संघवी ने कहा है कि उनकी कंपनी अमेरिका को $1 से लेकर $5 के बीच दवाएं बेचती है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से 10 से 25% टैरिफ लगाने से कीमतों में बदलाव होगा। इसके अलावा टैरिफ बढ़ जाने से मैन्युफैक्चरर पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो सन फार्मा के एमडी दिलीप संघवी ने कहा है कि अमेरिका में बेची जाने वाली दवाओं के लिए लाभ मार्जिन इतना कम है कि टैरिफ को झेल पाने की क्षमता काफ़ी सीमित है। उन्होंने आगे कहा है कि आखिरकार दवा की बड़ी कीमतों से कस्टमर ही प्रभावित होगा। फाइनेंशियल 2024 में सन फार्मा ने अपनी कुल सेल का 32% यानी 47,800 करोड़ रुपीज़ का जो अमेरिका को निर्यात किया था, जो कि भारत की मार्केट का 31% से अधिक है। भारत में दवा बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी सिप्ला के ग्लोबल सीईओ उमंग बोहरा ने कहा है कि अमेरिका से भारत में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के इंपोर्ट की मात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बड़ा दवा ब्रांड अमेरिका या यूरोप में भारत में बहुत अधिक कीमतों पर दवाएं बेचता है तो हमारे समाज के एक बड़े वर्ग में इसे खरीदने की क्षमता नहीं है। भारत में टैरिफ किसी भी मामले में 0 से लेकर 10% के बीच है और ज़्यादातर जीवन रक्षक दवाओं में यह शून्य है। सिप्ला के ग्लोबल सीईओ उमंग बोहरा ने कहा है कि दूसरी तरफ अमेरिका को भारतीय कंपनियों से बहुत कम टैरिफ की ज़रूरत है, क्योंकि जेनरिक दवा इंडस्ट्रीज एकमात्र ऐसा उद्योग है जो उन्हें अमेरिका में के स्वास्थ्य के देखभाल के खर्च को कम करता है। तो ये अमेरिका को ही सोचना पड़ेगा, इससे इंडिया की बजाय अमेरिका को नुकसान हो सकता है। अब बाजार को लेकर सीएनबीसी आवाज़ के अनुज सिंघल ने भी अपनी तरफ से राय दी है। तो देख सकते हो कि शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। बैंकिंग सेक्टर जो सबसे बड़ा है उच्चतम स्तर से 11% नीचे आ गया है। दूसरा सेक्टर आईटी है, शिखर से 19% नीचे आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 25% की गिरावट हो चुकी है और 52 वीक के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। ऑटो एफएमसीजी सेक्टर भी क्रम से देख सकते 26 और 24% गिर चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता यह कि गिरावट लगातार जारी है, निवेशकों के पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी उच्चतम स्तर से 21 से लेकर 25% नीचे आ गए। बाजार में गिरावट का दौर अब यह है कि 7 महीने से जो जारी है, निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। तो आखिर एफआई बाजार में बिकवाली क्यों कर रहे हैं? तो ग्लोबल निवेशकों को चीन और ब्राज़ील जैसे बाजार ज़्यादा प्रॉफिट वाले लग रहे। इन बाजारों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल जितना पैसा विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकाला उतना ही उन्होंने चीन और ब्राज़ील में लगाया है। लेकिन हर बाजार की अपनी चुनौतियाँ होती है। जब तक कंपनियों के नतीजों में सुधार नहीं होता, बाजार में तेजी आना मुश्किल है। एफआई भी तभी वापस आएंगे जब उन्हें कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार दिखाई देगा। इसके अलावा रुपए की कमजोरी भी एफआई के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अनुज सिंघल का कहना है कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों मौके हैं। कुछ मध्यम और छोटी कंपनियों के शेयर शायद अपने ऊंचे भाव पर फिर कभी ना आ पाएंगे। कई नए आईपीओ भी अपनी शुरुआती कीमत पर शायद ही कभी वापस आ पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ इस समय बेच दे, नुकसान बुक कर ले। अच्छे से अच्छे निवेशकों को पोर्टफोलियो में 10 से 30% तक गिरावट आ सकती है। किसी भी बाजार में इतनी गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए।
अगर आपके अपने निवेश की औसत कीमत गिरती है तो सिर्फ उन शेयरों में निवेश करें जो मजबूत हो, आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सके, फंडामेंटली मजबूत शेयरों में निवेश करें। तो ये रणनीति हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।